गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमने इसका आरंभिक जीवन देखा था और नेपोलियन बोनापार्ट का हमने मिस्र का अभियान, इटली का जो प्रथम अभियान था उसके बारे में भी अध्ययन करा था। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन को देखकर हमने इसकी उपलब्धियां देखी थी कि किस प्रकार इसने अपना उत्कर्ष किया, किस प्रकार ये डायरेक्टरी के शासनकाल में इसने उपलब्धियां हासिल करी, तथा हमने यह भी देखा था कि उसने किस प्रकार फ्रांस में अपनी जगह मजबूत करी। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों में जो उसने प्रथम काउंसिल के रूप में अपना जो शासनकाल परिपूर्ण किया उसके बारे में हम देख रहे हैं। इसने 1799 से 1804 यानी 5 इयर्स तक इसकी क्या उपलब्धियां रही वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम काउंसिल के रूप में। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में भी ये देखा था कि नेपोलियन की जो षड्यंत्रकारी योजना थी उसके तहत 18 व 19 ब्रूमेर 9 व 10 नवंबर 1799 को फ्रांस में एक राज्य विप्लव घटित हुआ, जिसने वहां के जो स्थायी रूप से जो डायरेक्टरी चल रही थी उसको अंत किया तथा नेपोलियन को फ्रांस की सत्ता के केंद्र में स्थापित कर दिया। डायरेक्टरी के स्थान पर अब फ्रांस में काउंसुलेट की स्थापना करी गई, जिसमें 3 काउंसिल सदस्य थे, नेपोलियन बोनापार्ट, साई एवं दूका, जिसमें नेपोलियन को प्रथम काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा नेपोलियन ने 1799 से 1804 में जो फ्रांस की कार्यकारी सत्ता थी वह 5 सदस्यीय संचालक मंडल यानी डायरेक्टरी के स्थान पर अब 3 सदस्यीय काउंसुलेट के पास में आ गई। यानी जो फ्रांस में पहले डायरेक्टरी का शासनकाल चल रहा था, अब काउंसुलेट का शासन आ गया। इस काउंसुलेट का जो केंद्र बिंदु था वह नेपोलियन ही था। इस नई व्यवस्था में नेपोलियन ने कुछ ऐसे कार्य किए जो फ्रांस के लिए आधारशिला बने। उसने फ्रांस का नया संविधान इंट्रोड्यूस किया 1799 में। फ्रांस के नए संविधान गणतंत्र के 8वें वर्ष का क्रांति के आरंभ होने के बाद लागू किया गया। ये चौथा संविधान था। इस विधान के द्वारा राज्य की जो सभी शक्तियां थी वह प्रथम काउंसिल नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों केंद्रित कर दी गई थी। अब राज्य की कार्य शक्ति 3 काउंसिल्स के हाथ में थी तथा विधायी शक्ति 4 सदनों में निहित थी, जिसमें राज्य परिषद, ट्राइब्यूनेट, विधान निर्मात्री सभा एवं सीनेट, ये 4 सदन थे। यह जनता की प्रभुसत्ता के मिथक को बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन वास्तविक प्रभुसत्ता नेपोलियन के हाथ में ही थी। यानी जो फ्रांस का नया संविधान जो निर्मित किया गया था वो लिखित रूप में जो 4 सदन थे उनके लिए जनता को इंट्रोड्यूस किया गया कि संविधान इन 4 सदनों में निहित रहेगा कार्यकारी शक्तियों में, लेकिन वैसे जो सारी प्रभुसत्ता थी नेपोलियन ने अपने ही हाथ में रखी हुई थी। इसके साथ ही नेपोलियन ने इस काल में द्वितीय संयुक्त मोर्चे के खिलाफ एक अभियान किया। फ्रांस के विरुद्ध जो तत्कालीन बड़ी शक्तियां थी, जिसमें संयुक्त मोर्चे के जो राष्ट्र थे ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया व रूस, ये तत्कालीन बड़ी शक्तियां थी। इन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर लिया था।
नेपोलियन जब मिस्र के सैनिक अभियान पर गया हुआ था, जो हमने पहले स्टडी करी थी पिछले लेक्चर में, तब इस संयुक्त मोर्चे ने, जो संयुक्त मोर्चा मैंने अभी आपको बताया ना, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रूस, उस मोर्चे ने इटली व राइन घाटी पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन बोनापार्ट ने एक सैनिक रणनीति चली। उसको लगा कि अगर ये शक्तियां मिल गई तो शायद उसके लिए संकट खड़ा हो सकता है, तो उसने एक कूटनीति रची और उनमें से जो रूस था उसको उसने अलग कर दिया और उसको अपने प्रभाव में ले लिया। यह नेपोलियन की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। इसके बाद नेपोलियन ने, जो उसका पुराना शत्रु था ऑस्ट्रिया, उसके साथ में युद्ध क्षेत्र में लोहा लेने की ठानी। इसके बाद नेपोलियन ने अपना द्वितीय इटली अभियान आरंभ किया। इस द्वितीय इटली अभियान में, जो 1800 में हुआ, उसके बारे में हमने जब देखा था 1796-97 में, जब नेपोलियन ने प्रथम इटली अभियान किया था। अब ये उसका द्वितीय इटली अभियान था। नेपोलियन ने आल्प्स पर्वतमाला के महान संत बर्नार्ड दर्रे के बर्फीले रास्ते को पार किया तथा पो नदी की उर्वर घाटी में उतरने के बाद मोरेंजो नामक स्थान पर उसका ऑस्ट्रिया की सेना के साथ आमना सामना हुआ। ये युद्ध बड़े नाटकीय तरीके से चला, लेकिन अंत में नेपोलियन की जो सेनाएं थी, उन्होंने ऑस्ट्रिया पर एक शानदार विजय हासिल करी। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ एक संधि करी, जिसके अनुसार उसने उत्तरी इटली पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। इसके 6 महीने बाद दिसंबर 3, 1800 में फ्रांस की सेना ने मोरो के नेतृत्व में जर्मनी के होहेनलिंदेन नामक स्थान पर भी ऑस्ट्रिया की सेनाओं को परास्त किया। इस पराजय के कारण वियना का रास्ता खुल गया। ऑस्ट्रिया ने विवश होकर फ्रांस के साथ में 9 फरवरी 1801 को ल्यूनविल की संधि करी, जिसमें जो कैंपो फोर्मियो की संधि हमने पढ़ी थी, उसकी शर्तों को पुनः स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया का जो अभियान था वह एक तरह से अब जाकर उसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेपोलियन ने इंग्लैंड की तरफ रुख किया। इंग्लैंड के साथ उसका एक समझौता हुआ, जो इस प्रकार उसका घटनाक्रम था कि एक तरफ उसने रूस की तटस्थता प्राप्त कर ली और ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर दिया। अब फ्रांस के समक्ष एक ही चुनौती थी, वह थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों के अनेक उपनिवेशों पर अधिकार भी कर लिया था, इसलिए फ्रांस काफी इस बात से चिंतित था। इंग्लैंड का आक्रामक रुख बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि नेपोलियन एक मजबूत स्थिति में आ रहा है, तो उसका आक्रामक रुख धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। चूंकि काफी युद्धों में जो इंग्लैंड इन्वॉल्व था, इसलिए उस पर कर्जा भी बहुत बढ़ गया था। जनता भी युद्ध से परेशान हो चुकी थी। उधर नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस यूरोप में एक दुर्जय शक्ति बन रहा था, काफी बड़ी शक्ति, मजबूत शक्ति बन चुका था। इन परिवर्तित परिस्थितियों में इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ शांति संधि के लिए आगे होकर बातचीत शुरू करी। इसके परिणाम स्वरूप 1802 में दोनों देशों ने आमिया की शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। ये शांति संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस शांति संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांस में गणतंत्र के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया।
इंग्लैंड ने फ्रांस के सभी उपनिवेशों को लौटा दिया, जिसमें श्रीलंका व ट्रिनिडाद को छोड़ दिया, तथा माल्टा व मिस्र में भी इंग्लैंड ने अपने अधिकार त्याग दिया। इसके बदले फ्रांस ने दक्षिण इटली से अपने अधिकार वापस लेने की बात स्वीकार करी। इंग्लैंड ने ल्यूनविन की संधि के द्वारा की गई महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। हेजन ने इस बारे में लिखा है कि 10 वर्ष के अंतराल में पहली बार यूरोप में शांति स्थापित हुई। फ्रांस व इंग्लैंड दोनों ही देशों में इस संधि से बहुत उत्साह था, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ उसके बारे में शायद ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि ये एक स्थायी शांति व्यवस्था के लिए संधि करी गई थी, परंतु ये केवल एक युद्ध विराम संधि ही आगे जाकर सिद्ध हुई। केवल युद्ध विराम के रूप में इसको माना जाने लगा। इसी के संदर्भ में FMH मरकम ने अपनी पुस्तक नेपोलियन एंड द अवेकनिंग ऑफ यूरोप में लिखा है कि आरंभ से इंग्लैंड ने इस शांति संधि को एक श्वसन अंतराल एवं एक प्रयोगात्मक शांति के रूप में लिया। क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इंग्लैंड पर कर्जा बढ़ गया था, जनता भी त्रस्त थी युद्धों से, इसलिए इंग्लैंड ने एक तरह इस जो परिस्थितियां थी और नेपोलियन की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसको देखकर एक शांति संधि के रूप में ही इसे लिया, इसे युद्ध विराम के रूप में लिया। ये स्थायी शांति व्यवस्था यहाँ आगे जाकर नहीं स्थापित हुई। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस प्रकार यह घटनाक्रम चला। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया है और रूस है और इंग्लैंड है, सार्डिनिया है, इटली है, इन सभी को नेपोलियन ने एक तरह से अपने हिसाब से उनको मैनेज किया और आगे जाकर मैनेज करने के बाद में उसका अगला कदम था कि वह फ्रांस में कुछ इस प्रकार के सुधार करे जो फ्रांस के लिए एक स्थायी शांति का आधार बने। वहाँ के जन कल्याण के लिए भी उसने काफी कार्य करे। उसने कुछ ऐसे आंतरिक सुधार करे जिसमें जन कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ ही उन्होंने नेपोलियन कोड भी बनाया, कुछ शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति शुरू करी, आर्थिक सामाजिक सुधार करे, एक नवीन धार्मिक व्यवस्था शुरू करी। तो इस प्रकार नेपोलियन का ये सभी हम अध्ययन नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।